नमस्कार दोस्तों, क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बिहार के काफ़ी बड़े एक क्षेत्र में फैला एक आबादी वाला एक क्षेत्र है। मोहन सिंह सहगल अपने परिवार के साथ इसी बिहार के क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता था। उनकी पत्नी के अलावा उनका एक बेटा राहुल सहगल और एक बेटी रुचि सहगल थी। मोहन सिंह सहगल एक फैक्ट्री में काम करते थे। वह धनवान तो नहीं थे, पर घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मोहन सिंह सहगल कॉलोनी के पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहते थे। मोहन सहगल खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई थी। बेटी रुचि सहगल जेवी जैन कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर ली, जबकि बेटे ने राजीव सहगल ने बीएससी नर्सिंग कर रखा था। तारावती हॉस्पिटल के पैथोलॉजी विभाग में बेंतौर लैब में टेक्नीशियन कार्य करता था। उसका काम था खून की जांच करना। वह खून की जांच रिपोर्ट लाना था। मोहन सिंह सहगल की बेटी रुचि सहगल जॉब की तलाश में थी। मोहन अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। इसमें उनकी पत्नी रुमा की भी सहमति थी। इसी बीच उमेश पसंद आ गया। उमेश विश्वकर्मा कॉलोनी में रहता था। उनके पिता राजेंद्र पीएससी में तैनात थे। उमेश यादव पसंद आया तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हुआ तो मोहन सिंह सहगल अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने बेटी के लिए गहने बनवा लिए तथा कैश का भी इंतजाम कर लिया। राहुल सहगल का सपना था कि वह अपनी बहन को कार से विदा करे। कार खरीदने के लिए उसने बैंक से 2 लाख का कर्ज भी ले लिया था। रुचि सहगल की शादी की तैयारियां चल ही रही थी। इसी बीच मोहन सिंह सहगल को पता चला कि उमेश रुचि के लिए सही लड़का नहीं है। मोहन ने अपने स्तर से पता लगाया तो बात सच निकली। इसी के भी बाद उसने अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैठकर बात की और अपनी बेटी का भविष्य देखते हुए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। राजेंद्र व उमेश के घर वाले बौखला गए। उमेश रुचि के पिता को मनाने में जुट गया, परंतु रुचि के पिता नहीं माने। हर रोज की तरह 22 जून 2023 को राजीव से अस्पताल गया, लेकिन जब रात 10 बजे तक वह घर वापस नहीं आया तो मोहन व उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। दरअसल राजीव रोज रात 9 बजे तक घर वापस आ जाता था। अगर उसे अस्पताल में कुछ काम होता था तो वह घर फ़ोन करके बता देता था। 10 बजे चुके थे, ना तो कोई फ़ोन। चिंता की बात यह थी कि उसका फ़ोन भी बंद था। टाइम बीतता जा रहा था तो उनके परिवार वालों की हालत ख़राब होती जा रही थी। रुचि ने राजीव के अस्पताल फ़ोन किया तो वह 7 बजे अस्पताल से चला गया था। पैथोलॉजी लैब गया ही नहीं था। रुचि ने भाई के दोस्तों को फ़ोन करके पूछा तो उनसे भी कुछ पता नहीं चला। माँ पिता रात भर फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई राजीव का पता नहीं चला। सुबह हुई तो पूरी कॉलोनी में राजीव का लापता होने की खबर फैल गई। पड़ोसी हिम्मत देने के लिए घर आने लगे। मोहन ने अपने कुछ खास पड़ोसियों से बातचीत की और बेटी रुचि को लेकर पुलिस थाने ले गए। उस समय रवि पुलिस इंचार्ज पुलिस चौकी पे थे। पुलिस को अपने बेटे के लापता होने की जानकारी दी, साथ ही अपहरण की संख्या जताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुम्हारी कोई रंजिश व ज़मीन पर कोई झगड़ा तो नहीं है? सर, हम सीधे साधे लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। राजीव का लेन देन में भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? मोहन से पूछा। तुम्हें किसी पर शक है? मुझे उमेश पर शक है, रवि पुलिस ने पूछा। मोहन ने बताया, सर उमेश विश्वकर्मा कॉलोनी में रहता था। उसके पिता पीएसी में दरोगा थे। चाचा मैनपुरी में है। उमेश के साथ अपनी बेटी रुचि का विवाह तय किया था। किसी वजह से हमने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूटने में उमेश बौखला गया। मुझे शक है इसी बौखलाहट में राजीव का अपहरण किया। इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं इस मामले को देखता हूँ। पुलिस ने ना तो कोई तहकीकात की, ना ही कहीं ढूंढा और राजीव के पिता को धमकाया और उनको बोला, तुम्हारा बेटा अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा, कहीं किसी पर गलत आरोप लगाओगे तो भुगतना पड़ेगा। गलत होने पर मैं मानहानि का मुकदमा लिख दूंगा। मोहन समझ गया कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अतः वह दूसरे थाने जाकर रंजीत राय से मिले। थाना प्रभारी रंजीत राय से मिले। उन्हें जनता नगर चौकी में
दी गई तहरीर के आधार पर गुमशुदा दर्ज न करने की बात कही। इस पर वह नाराज होते बोले, हथेली पर सरसों मत उगाओ, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। थाना से निराश होकर चमन सिंह यादव एसपी गोविंदनगर, पंकज कुमार गुप्ता एसपी साउथ अर्चना से मिले और अपनी परेशानी बताई, लेकिन जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों ने उसकी परेशानी को नज़रअंदाज कर दिया। दरअसल पुलिस यह मान रही थी राजीव मौज मस्ती करने कहीं चला गया। अगर उसका अपहरण हुआ होता तो अब तक तो फिरौती के लिए फ़ोन आ गया होता। पुलिस की खुमारी तक टूटी जब 19 जून को अपहरणकर्ताओं का फ़ोन आया। उन्होंने राजीव का सही सलामत लौटाने के लिए 30 लाख मांगे। मोहन ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ने उन्हें पैसों का इंतजाम करने को कहा। एक साधारण परिवार के लिए 30 लाख रुपए का इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बात एक लौते बेटे की थी जो पैसे रुचि की शादी के लिए इकट्ठा कर रखे थे और बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए गए इकट्ठा किए हुए थे, पर 30 लाख की रकम पूरी नहीं हो पाई। अपने बेटे को बचाने के लिए गांव की ज़मीन व मकान बेच दिया। पैसा इकट्ठा होने पर पुलिस को यह बात बताई। इस बीच अपहरणकर्ताओं के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। उनका कहना था, चाहे कुछ भी हो 30 लाख रुपए दो और बेटा राजीव मिल जाएगा। रुचि हर बात पुलिस को बता रही थी। राजीव के अपहरण के 3 हफ्ते बीत गए थे। इसे पुलिस की कमजोरी ही कहा जाएगा। वह अपहरणकर्ताओं के नंबर ट्रेस ना कर सकी। रकम का इंतजाम होने पर भी यह बात पुलिस को बता दी गई। इस पर एसपी साउथ अर्चना गुप्ता ने अपहरणकर्ताओं को नंगे हाथ पकड़ने के लिए योजना तैयार की। इसके बीच क्राइम ब्रांच की टीम को भी साथ लिया गया। मोहन के परिवार को अपहरणकर्ताओं के फ़ोन का इंतजार था। पुलिस भी इंतजारी कर ही रही थी। अपहरणकर्ताओं ने कहा, 30 लाख की रकम बैग में भरकर तैयार रखो, जल्दी ही बता दिया जाएगा कि कहाँ और कब आना है। रुचि ने यह बात भी एसपी अर्चना गुप्ता को बता दिया। उन्होंने पूरी टीम को सादे कपड़े में रहने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन उस दिन अपहरणकर्ताओं का फ़ोन नहीं आया। उनका फ़ोन 13 जुलाई की दोपहर में आया। अपहरणकर्ताओं ने मोहन से कहा कि 5 बजे रकम का बैग लेकर गुंजनी हाईवे के फ्लाईओवर पर पहुंच जाए। फ्लाईओवर से बैग नीचे फेंकना है। वे लोग पुल के नीचे रहेंगे। रकम मिलते ही राजीव को छोड़ दिया जाएगा। यह बात भी एसपी अर्चना गुप्ता को बता दी गई। उन्होंने अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। शाम 6 बजे पुलिस की गाड़ी फ्लाईओवर पर पहुंच गई। एक गाड़ी में पुलिस जवानों के साथ अर्चना गुप्ता थी, दूसरी में पुलिस सहयोगी थाना रंजीत राय भी थे। तभी मोहन पैसों का बैग लेकर मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गया। मोटरसाइकिल खड़ी करके उसने नीचे झांका, तभी अपहरणकर्ताओं का फ़ोन आता है, थोड़ी दूर चलकर बैग पुल से नीचे फेंक दो। मोहन ने बैग नीचे फेंक दिया। अपहरणकर्ताओं का फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा, थोड़ा आगे चलकर हनुमान मंदिर है, वहाँ पहुँचो, राजीव मिल जाएगा। इसी बीच मोहन के ऊपर निगाह जमी थी। जैसे उसने बैग फेंका, पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन नीचे जाने का रास्ता काफ़ी लंबा था। पुलिस के वहाँ पहुँचने तक अपहरणकर्ताओं बैग लेकर भाग गए। उधर मोहन आंखों में आस लगाए बैठा हुआ था लेकिन राजीव मंदिर में नहीं मिला। पुलिस ऑपरेशन पूरी तरह से फैल रहा। मोहन सिंह का परिवार आस लगाए बैठा था कि राजीव आएगा, पर वह नहीं मिला। जैसे तैसे 30 लाख की रकम जुटाई गई थी, पर बेटा भी नहीं मिला। रुचि अपने पिता के साथ जाकर आईजी मोहित अग्रवाल से मिली। रुचि ने पूरी बात आईजी को बताई, साथ ही संदेह भी व्यक्त किया कि पुलिस अपहरणकर्ताओं से मिली थी। ऐसा लगता है कि पैसों का बैग भी पुलिस के पास ही होगा। मोहन और उसकी बेटी रुचि की शिकायत पर आईजी मोहित अग्रवाल उसी समय थाना पहुंचे। उन्हें थाना प्रभारी रंजीत राय से पूछताछ की। उनको बातों से संतुष्ट न होने पर रंजीत राय को सस्पेंड कर हरप्रीत को थाना नियुक्त कर दिया। इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने क्राइम ब्रांच सरोलाश टीम की मदद से जांच की। उन्हें पहले राजीव के परिवार वालों से पूछताछ की, फिर राजीव के मोबाइल में छानबीन की। फ़ोन से पता चला 22 जून को राजीव के फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आई थी। 2 बार कॉल करने वाले ने बात की थी
और 3 बार राजीव ने उसी नंबर पर बात की थी। रात 8:15 पर राजीव की उस नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी। 9:15 पर राजीव का मोबाइल बंद हो गया। फिरौती के लिए अलग नंबर प्रयोग किया गया था। उस नंबर पर 22 बार कॉल की गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सिम बेचने वाले का पता लगाया। दुकान वाले का पता चला तो सिम वाले की दुकान चकरपुर में है। पुलिस ने उसे उठा के थाना ले गए और उससे पूछताछ की तो पता चला कि 6 सिम कार्ड बेचने की कई सर्वलाश टीम ने सिम बेचने वाले की दुकान डिटेल निकाली, साथ ही उन नंबरों को लिस्ट में लगा दिया। साथ ही अस्पताल के पैथोलॉजी के कर्मचारी को हिरासत में लिया। एक की उनमें से संदेह वाले पर बात हुई थी। उस कर्मचारी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पता चला तो वह नंबर संदीप गोस्वामी का था, जो कुछ समय पहले तारावती अस्पताल में काम करता था। लॉकडाउन के विवाद होने पर उसने नौकरी छोड़ दी। संदीप पुलिस की शक के दायरे में आया तो उसकी तलाश शुरू कर दी। 22 जुलाई 2020 की सुबह 10 बजे थाना प्रभारी हरप्रीत को सूचना मिली कि संदीप गोस्वामी अपने साथियों के साथ अम्बेडकर नगर पटेल के चौक पर मौजूद है। इस सूचना पर हरप्रीत क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पटेल चौक पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर चारों युवक वहां से भागने लगे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाना ले गए। उनसे जांच में पता चला कि उनका नाम नीलू, संदीप, राहुल और ज्ञानेंद्र बताया गया। सभी युवक थे। उम्र लगभग 27-28 साल की होगी। युवकों को जब राजीव के अपहरण के बारे में पूछा गया तो सब ने मौन धारण कर लिया और एक दूसरे के तरफ देखने लगे, लेकिन उनको डराया धमकाया और सच पूछा कि उन्होंने बोला कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने बताया कि अपहरण के 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, फिर उसके शव को बोरी में भरकर पांडव नगर की नदी में फेंक दिया था। यह सुनकर थाना प्रभारी हरप्रीत के होश उड़ गए। उन्होंने यह सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। यह सूचना सुनते ही पुलिस प्रभारी अर्चना गुप्ता भी वहां आ गई। पुलिस अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की, फिर शव को बरामद करने के लिए गढ़ कंपनी बटालियन की 6 बोट तथा 35 गोताखोरों को बुलाकर उन्हें पांडव नदी में उतारा गया। गोताखोरों ने 30 किलोमीटर तक शव को तलाशा, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। इधर अपहरणकर्ताओं की निशानी देह पर उसने सड़क किनारे झाड़ी में छिपाई गई राजीव की मोटरसाइकिल, अपहरण व हत्या में प्रयुक्त कार में रखा बैग, मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अब तक फिरौती की 30 लाख रुपए बरामद नहीं कर पाई थी। अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पुलिस के डर से नोटों से भरा बैग नहीं ले जा पाई। अब सवाल यह था, नोटों से भरा बैग अपहरणकर्ताओं ने नहीं उठाया तो बैग क्या पुलिस ने गायब कर दिया। पुलिस की अधिकारियों को डर था कि हत्या की खबर फैलते ही बिहार एक में सनसनी फैल जाएगी। लोग सड़क पर धरना देने लगेंगे, नेता आग में घी डालने का काम करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने पहले बिहार के गांव में सुरक्षा की व्यवस्था की, फिर रात 11 बजे मोहन सिंह के घर जाकर अपहरणकर्ताओं के पकड़ने जाने तक राजीव की हत्या कर शव को पांडव नदी में फेंक दिया, इसकी जानकारी दी। राजीव की हत्या की खबर सुनकर घर में शोक सा मच गया। मोहन व उसकी बेटी रुचि चीखने चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उनकी चीख व रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से निकल आए। देखते ही देखते मोहन सिंह के घर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हत्या की जानकारी मिलने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। माँ और बेटी के रोने से मोहल्ले की औरतों का भी बुरा हाल था। रुचि पुलिस अधिकारियों के पैर पकड़कर बोली, आप तो मेरे भाई को जिंदा तो लाए नहीं, पर मुर्दा ही ला दो ताकि उसे आखिरी बार राखी बांध सके। उसकी यह बात सुनकर पुलिस अधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने रुचि का धैर्य बढ़ाया। 24 जुलाई 2020 की सुबह 11 बजे आईजी सुमित अग्रवाल तथा एसएसपी सचिन कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में
पुलिस वाले बुलाई और अपहरणकर्ताओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने राजीव के अपहरण का खुलासा कर दिया। मीडिया के तीखे सवालों के पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने बेबस नजर आई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने अपहरण व हत्या जुलूम कबूल कर लिया था तथा थाना बाड़ा पुलिस ने पहले से उमेश का नाम हटा दिया। उसे क्राइम नंबर पर धारा 364, 302 और 201, 120 के तहत संदीप गोस्वामी, नीलू सिंह, ज्ञानेंद्र रामजी शुक्ला के विरोध किया। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच तथा अभियुक्तों के बयानों से पैसों के लिए दोस्ती का कत्ल करने की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। बिहार की एक कॉलोनी में रहने वाले राजू नोवा स्थित धारावती अस्पताल पैथोलॉजी के विभाग में काम करता था। उसी के साथ संदीप गोस्वामी काम करते थे। संदीप गोस्वामी का दोस्त नीलू था, जबकि ज्ञानेंद्र दोस्त था। सभी अच्छे दोस्त थे। सप्ताह में एक बार बियर पार्टी होती थी। दोस्तों के बीच राजू धनवान होने की बात करता था। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसके 2 ट्रक चलते हैं, 2 कार है, गांव में जमीन में मकान है, नौकरी तो वह बस समय काटने के लिए करता है, जल्द ही अपनी पैथोलॉजी खोलेगा। राजू का दोस्त ज्ञानेंद्र सिंह कॉलोनी में रहता था। उसके पिता श्री कृष्ण यादव थे। उसके पिता से अस्पताल खोलने के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दी। BSc नर्सिंग पास ज्ञानेंद्र महत्वाकांक्षी था। वह अमीर बनना चाहता था, पर 10-12 हजार की नौकरी में वह अमीर नहीं बन सकता। वैसे भी वो पूरे ठाट बाट से रहता था, कार से आता जाता था। जनवरी 2020 में संदीप गोस्वामी ज्ञानेंद्र तारावती अस्पताल से नौकरी छोड़ दी। ज्ञानेंद्र संविदा पर काम करने लगा, जबकि संदीप गोस्वामी डॉक्टर के यहाँ नौकरी करने लगा। वह पास की कॉलोनी में रहता था। उसके पिता किराए की गाड़ी चलाते थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका दोस्त फर्जी काम करता था। नीलू की माँ की मौत हो चुकी थी। 3 भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। नीलू सिंह की एक मित्र थी, महिला, जो हनुमान मंदिर के पास रहती थी। उसका नाम प्रीति था। उसने अपने पति को छोड़ दिया। इन चारों में से राजीव को बुलाया और उससे पैसों की मांग की। कार में बिठा के उसको शराब पिलाई, उसी के नशीलिया गोली खिलाई। बेहोश होने पर इसे रतनलाल नगर स्थित किराए के मकान पर ले गए। यहाँ प्रीति पहले से ही मौजूद थी। उसने दरवाजा खोला। कमरे में लाकर इन लोगों ने राजीव के हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दी और नशीले इंजेक्शन लगा दिए। इसके बाद बारी बारी से सब उसकी निगरानी करने लगे। 26 जून की रात थी। 10 बजे खाना खाते राजू ने भागने का प्रयास किया और गेट तक पहुंच ही गया था, लेकिन नीलू ने उसे पकड़ लिया। सबने मिलकर राजू का गला दबा दिया, फिर सबको बोरी में भरकर कार की डिग्गी में सवेरे होते ही पहले ही उसे नदी के किनारे फेंक आए। फिर नीलू सिंह को छोड़कर सब अपने अपने घर चले गए। राजू की हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए फोन किया। 30 लाख रुपए की मांग की। 13 जुलाई को उन्होंने फिरौती की रकम ले भी लिया। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस से बचने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन बच नहीं पाए और पकड़े गए। इधर राजू की हत्या की खबर मीडिया में छपी और टीवी में दिखाई, जो राजनीतिक भूचाल आ गया। इस कहानी में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपराध की सच्ची घटना की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।